अच्छा, तो फिर आगे है जी ऑल चार्जेस एंड कमीशन आउटसाइड। हाँ, तो ये जो बैंक चार्जेस होंगे कि जिस कंट्री में एलसी खुल रही है वहाँ के चार्जेस कौन पे करेगा, और जिस कंट्री से एक्सपोर्ट होनी है वहाँ पे अगर कोई चार्जेस आते हैं, बैंक चार्जेस हैं, तो वो कौन पे करेगा। ये भी जो आप डिसाइड करेंगे और जो परफॉर्मा इनवॉइस में लिखा होगा और जो एलसी फॉर्म में इंपोर्टर लिख के देगा उस हिसाब से बैंक मेंशन कर देगा। तो ये भी आपको केयरफुली चेक कर लेना चाहिए कि क्या इंपोर्टर ने जो सारे के सारे चार्जेस है, यानी कि एलसी ओपनिंग कंट्री के चार्जेस भी और एक्सपोर्टर के कंट्री के चार्जेस भी कहीं एक्सपोर्टर के अकाउंट में तो नहीं डाल दिए। तो इसको केयरफुली चेक कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ आपको बहुत सारे चार्जेस जो है ना, से कि आपको $2000 नेगोशिएशन चार्जेस की कॉस्ट आ जाए तो वो एक हैवी अमाउंट बनेगी, तो आप क्यों पे करें। तो इसको केयरफुली चेक कर लेना है। अच्छा, पीरियड ऑफ प्रेजेंटेशन, ये पीरियड ऑफ प्रेजेंटेशन होता है जो शिपमेंट डेट से एक्सपायरी डेट के दरमियान होता है, कि सॉरी नो एक्सपायरी डेट नहीं, शिपमेंट डेट के बाद एक टाइम दिया जाता है कि आपने विद इन इतने दिनों के अपने डॉक्यूमेंट्स बैंक को प्रेजेंट कर देने चाहिए। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, किधर गया, चलें अभी यहाँ पे वो फील्ड कहीं मिस हो गई है। हाँ प्लीज़ प्रेजेंटेशन 15 डेज़ दिए हुए हैं, नॉर्मली 15 डेज़ ही होते हैं, और 15 डेज़ ही एक्सपायरी और नेगोशिएशन डेट में होते हैं, और 15 डेज़ ही उसको डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन के लिए दिए जाते हैं। हाँ, बेसिकली यहाँ पर ये होता है कि जो 15 डेज़ है, चूँकि एलसी ने आफ्टर 15 डेज एक्सपायर हो जाना, और अगर 21 डेज़ है शिपमेंट डेट के बाद, एक्सपायरी डेट 21 डेज़ की है, तो फिर प्रेजेंटेशन डेट भी 21 डेज़ होगी। और अगर शिपमेंट डेट के बाद एक्सपायरी डेट 15 दिन की है, यानी एलसी की एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, कि एलसी में 2 डेट्स केयरफुली चेक कर लेनी चाहिए कि जी जो शिपमेंट डेट है वो क्या है और जो एलसी की एक्सपायरी डेट है वो क्या है। शिपमेंट डेट का मतलब है कि जी इस डेट से आगे नहीं आप जा सकते, आपने इस डेट तक हर हाल में शिपमेंट करनी है, तो वो शिपमेंट डेट होगी। अब जैसे ही शिपमेंट होगी तो उससे ऑनवर्ड अगर 15 दिन है एक्सपायरी के एलसी के, तो उससे 15 दिन बाद वो 15 दिन ही उसकी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेशन के लिए दिए जाएंगे कि विद इन 15 डेज आप डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर दें, ताकि ये जो एलसी ओपनिंग बैंक है वहाँ पे मिल जाए और वो लोग अपनी गुड्स को क्लियर को आ सके। और इतने दिन ही एक्सपायरी के होते हैं। अगर वो एलसी के डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं कर सकते तो एलसी एक्सपायर हो जाएगी। तो जब एलसी एक्सपायर हो गई तो इट मीन्स कि उसकी तो नेगोशिएशन ही नहीं हो सकती, वो तो फिर फंस गया एक्सपोर्टर के जी एलसी एक्सपायर है और उसके डॉक्यूमेंट नेगोशिएट नहीं हो सकते, उन्होंने 15 दिन से ज़्यादा ले लिए। तो इसलिए यहाँ पर भी एक्सपोर्टर को केयरफुल होना चाहिए कि वो शिपमेंट के फ़ौरन बाद एज अर्ली एज़ पॉसिबल जो शिपिंग डॉक्यूमेंट है वो बैंक को नेगोशिएशन के लिए भिजवा दें। फिर भी यहाँ पे अगर एलसी एक्सपायर हो जाती है तो एक और हल होता है कि जी आप इंपोर्टर को लिखें कि जी मैं विद इन 15 डेज़ अपने शिपिंग डॉक्यूमेंट नहीं दे सका और एलसी एक्सपायर हो गया, तो आप ये एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है ना इसको एक्सेप्ट कर लें, मतलब डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट कर लें। आप अपने बैंक को एक लेटर लिखें तो कि वो एलसी ओपनिंग बैंक को कि शिपिंग डॉक्यूमेंट एलसी एक्सपायर्ड है, इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो एलसी ओपनिंग बैंक फिर नेगोशिएटिंग बैंक को मैसेज करेगा कि जी ठीक है, अगर एलसी एक्सपायर हो गया तो हम ऑन बिहाफ ऑफ इंपोर्टर डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेंगे, आप इनको डिस्पैच कर दें। तो इस तरह से वो मसला हल हो जाएगा। कंफर्मेशन इंस्ट्रक्शन, ये भी बैंक की कंफर्मेशन। अच्छा, कंफर्मेशन इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि ऐड कंफर्मेशन होनी है या नहीं होनी, तो ये भी आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कि आपने ऐड कंफर्मेशन को आनी है या नहीं को आनी। आगे रीइंबर्समेंट बैंक है। ये रीइंबर्समेंट बैंक की अपनी क्लास है, ये बैंक खुद लिखेगा, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जिस बैंक से उन्होंने पेमेंट को आनी है
उसका नाम पता आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन टू पेइंग, एक्सेप्टिंग, नेगोशिएटिंग बैंक, ये भी बैंक की क्लास है। बैंक खुद ही लिखेगा कि उसने जो पेमेंट करनी है उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, वो क्या दे रहा है। उसके बाद है जी बस एडवाइजिंग थ्रू बैंक नेम, एड्रेस, और नीचे फिर मैसेज के वही स्विफ्ट मैसेज के कुछ कोड आ जाते हैं। तो ये टोटल एलसी है जो ये बताती है कि आपने इसमें से कौन सी चीज़ें देखनी है, और जो भी चीज़ें आपने देखनी है वो आप टैली करेंगे। मतलब एक साइड पे आप परफॉर्मेंस वाइज रखेंगे, एक साइड पे एलसी रखेंगे, तो दोनों को आप कंपेयर कर लेंगे कि जो चीज़ें हमने इंपोर्टर को बताई थी कि ये चीज़ें फॉलो करनी है, तो क्या इंपोर्टर ने उसके मुताबिक एलसी खुलवा दी है। अगर खुलवा दी है तो बस, अगर वो चीज़ें टैली होती हैं तो ये एलसी वर्केबल है। और अब जो इसके अलावा जो आपने टर्म्स एंड कंडीशन टैली कर ली हैं, उसके अलावा 1 2 3 नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, और वो स्टैंडर्ड होती हैं, वो मैंडेटरी होती हैं, वो हर हाल में ही आनी है। तो उनके लिए कोई ऐसी फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। वो कोई ऐसी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती कभी। मतलब मेरा जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, या मैंने जो देखा है काम के दौरान, तो बाकी की कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब ना तो उनमें अमेंडमेंट होती है क्योंकि वो स्टैंडर्ड क्लासेज हैं, उसमें ऐड होना ही होना है। जो आपकी क्लासेज है जो परफॉर्मेंस वाइज से उठा के एलसी में दी गई हैं, उनको अमेंड किया जा सकता है कि अगर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर म्यूचुअली एग्रीड होते हैं और एक अमेंडमेंट लेटर को साइन कर देते हैं तो बैंक उनको अमेंड कर देगा। लेकिन बैंक अपनी वाली क्लासेस को जो मैंडेटरी हैं उनको तो अमेंड नहीं कर सकता, तो उन्होंने तो एज इट इज़ ही रहना। तो इसलिए उनके ऊपर परेशान होने की मेरा ख्याल जरूरत नहीं है। अच्छा, अब 2 क्लासेस इन साहब ने लिखी थी जिनका नाम मुझे नहीं पता, तो इन्होंने लिखा था 41A और 51A अपने मैसेज में। 51A तो कोई क्लास नहीं होती, मैंने यूसीपी सारा खंगाल डाला है, मुझे नहीं मिली 51A। 50 क्लास होती है लेकिन 51A कोई क्लास नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसी एलसी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं nsco.pk@gmail.com के ऊपर। मैसेज में भी लिख दूंगा ये ईमेल, तो आप मुझे ईमेल कर दें, कॉपी देख लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसी कोई क्लास नहीं मिली। और जो 41A क्लास है ये क्लास भी बैंक की अपनी क्लास है। मतलब इसमें आपके देखने की कोई चीज़ नहीं है। बैंक इस क्लास को आपकी पेमेंट से रिलेट कर रहा है। मतलब अगर आपकी साइड पेमेंट है तो बैंक इस क्लास में जो स्टैंडर्ड वर्डिंग होगी साइट एलसी के लिए, वो वर्डिंग आगे खुद ब खुद आ जाएगी। मतलब होता यह है कि जब स्विफ्ट मैसेज क्रिएट होता है तो अब जो बंदा बैठा टाइप कर रहा होता है वहाँ मशीन के ऊपर मैसेज करने के लिए, तो वो देखता है कि जी करेंसी की क्लास 30 है, तो वो सिर्फ 30 को करेगा और वो क्लास आगे आ जाएगी। तो आगे वो सिर्फ अमाउंट फिल करेगा, यानी उसने क्लास का नंबर दिया, क्लास खुद ब खुद वहाँ पे अपीयर होगी। उसने जस्ट अमाउंट लिख दी $, और आगे लिख दिया 99,000, तो उसने सिर्फ इतना करना। अब अगर वो शिपमेंट की क्लास ऐड कर रहा है कि जी शिपमेंट डेट, तो क्लास नंबर फॉर एग्जांपल 20 है, तो उसने 20 लिखा, तो क्लास आगे खुद आ गई और उसमें सिर्फ उसने डेट फिल करनी है कि जी 15 मार्च 2023। ऐसे जो टर्म्स ऑफ पेमेंट की क्लास आएगी तो उसने 41A को जब क्लिक किया तो वहाँ पे सारी क्लास खुद ब खुद आ जाएगी और नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे कि क्या ये साइट एलसी है, ये नेगोशिएबल फ्रीली नेगोशिएबल है, ये रिस्ट्रिक्टेड है फॉर नेगोशिएशन किसी बैंक के साथ, या ये डेफर्ड पेमेंट एलसी है, डेफर्ड है तो कितने दिन की। तो ऐसे डिफरेंट नीचे ऑप्शंस आ जाएंगी जो बंदा स्विफ्ट मैसेज टाइप कर रहा है। तो अब वो क्या करेगा, वो आपका फॉर्म देखेगा निकाल के और कहेगा कि अच्छा ये साइट एलसी है, तो वो जो साइट एलसी के लिए अगर डी दिया हुआ है तो वो डी को क्लिक कर देगा, तो वहाँ पे टर्म ऑफ पेमेंट आ जाएगी कि ये जैसे ऑप्शन, वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। तो इन द क्रेडिट इज़ टू बी फ्रीली नेगोशिएबल, हाँ अगर फ्रीली नेगोशिएबल है
तो उसकी भी दो ऑप्शन आ जाएंगे कि ये क्या फ्रीली निगोशिएबल विद इन सिटी और कंट्री है, या फ्रीली निगोशिएबल इन एनीवेयर इन द कंट्री है। और हाँ, तो बस ये टर्म मतलब ये पेमेंट की टर्म्स हैं, और ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है यूसीपी का स्विफ्ट मैसेज के लिए, उसके अंदर ये क्लास आ जाएगी, मतलब जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है और जो मुझे कुछ और स्टडी करने से मिली है। बाकी बस वही बात है कि जो भी आपने देखना है, आपने जो अपना परफॉर्मेंस वाइज या आपके रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको चेक कर लेना है। जो बैंक की चीज़ें हैं वो बैंक की चीज़ें ऑटोमेटिकली आएंगी, उनको ना बैंक चेंज कर सकता है और ना कोई और चेंज कर सकता है। बैंक भी जब टाइप करेगा तो वो जो ऑप्शन उसमें मैसेज में अवेलेबल है वो जस्ट उनको क्लिक करेगा और वो मैसेज खुद ब खुद आगे आएगा। बैंक उसको चेंज नहीं कर सकता। बैंक जो चीज़ें चेंज कर सकता है वो वही होंगी, डेट्स होंगी, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स होगी, और अमाउंट को वो ऐड कर सकता है, वो नेगोशिएटिंग बैंक ऐड कर सकता है, एडवाइजिंग बैंक ऐड कर सकता है, रीइंबर्सिंग बैंक नीचे सबसे जाके वहाँ पे नाम पता ऐड कर सकता है। बाकी सारे का सारा फॉर्मेट जो है वो ऑटोमेटिकली स्विफ्ट खुद ही जनरेट करता है और वो वही चीज़ें आगे प्रिंट हो जाती हैं। बाकी जो एलसी का फॉर्मेट जिसको मैं स्टडी कर रहा हूँ ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो इसको आप देख लीजिएगा। और अगर किसी को फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं कमेंट्स कर सकता है, या ये मैं उनको ईमेल कर सकता हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं कुछ नहीं एक्सप्लेन कर सका तो फिर मेरा नॉलेज नहीं होगा उसके बारे में। मैंने पहले भी बताया था कि 3 किस्म के लोग जो है ना वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ये वीडियोस अपलोड करते हैं। उनमें एक मेरे जैसे होते हैं जिन्होंने किसी ऑफिस में काम किया होता है, दूसरे बैंकर होते हैं, तीसरे क्लियरिंग एजेंट होते हैं, चौथे फॉरवर्डिंग एजेंट हो गए। तो 4 लोग हो गए। तो मुझको छोड़ के बाकी के जो लोग हैं वो उनको देखें कि इनमें कोई ऐसा बंदा है जो बैंक से रिलेटेड है, जो बैंकर हो प्रीवियसली और वो इसके ऊपर ट्रेनिंग दे रहा हो। तो उससे जब आप इस तरह का क्वेश्चन करेंगे तो वो इसको ज़्यादा क्लैरिफाई कर सकता है, क्योंकि ये बैंक के रिलेटेड मैटर है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एक तो फ्रंट एंड के ऊपर चीज़ें चल रही होती हैं जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर बैंक के साथ कर रहा होता है, लेन देन में डॉक्यूमेंटेशन कर रहा होता है, वो उनके इल्म में होता है इंपोर्टर एक्सपोर्टर के जो बैंक के साथ हो रहा है। लेकिन एक काम बैंक से स्टेट बैंक के साथ हो रहा होता है, या बैंक से सेंट्रल बैंक, अगर कोई पाकिस्तान से बाहर देख रहा हो तो फिर वो उनके बैंक और सेंट्रल बैंक के साथ डीलिंग हो रही होती है, वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड होती है। तो वो जो डीलिंग हो रही होती है उसका इंपोर्टर एक्सपोर्टर को ज़्यादा मतलब एक जनरल सा व्यू होता है, लेकिन एग्जैक्टली वो काम किस तरह से होता है, कौन सा फॉर्मेट है, किस कॉलम में क्या लिखना है, कैसे कितने दिनों बाद भिजवाना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें उनको फिर बैंकर को ही पता होती हैं कि हमने अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो इंफॉर्मेशन स्टेट बैंक को प्रोवाइड करनी है वो किस तरह से करनी है, उसका क्या प्रोसेस है, तो वो बाकी लोगों को नहीं पता होता। तो फिर आप किसी बैंकर को कांटेक्ट करें जो वो इस पॉइंट को 41A को ज़्यादा बेहतर क्लियर कर सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।